यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद बताए जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में समझिए कि 110% की इन सब जो अनुच्छेद लिखा गया यहाँ पर, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनसे जैसे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने होंगे, उपराष्ट्रपति से, मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री से रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड, यानी वित्त आयोग, यानी जितना भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सारे के सारे अनुच्छेद के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ अनुच्छेद को लिखा है, फिर आगे मैं इसे लिखने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरिश्चंद्र और आपका स्वागत है स्टडी नंबर 1 पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए अनुच्छेद को। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा अनुच्छेद एकदम इंपॉर्टेंट वाले अनुच्छेद हैं। हालांकि अनुच्छेद तो 395 बहुत ढेर सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन आपको जितना इंपॉर्टेंट है, जितना हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सिर्फ बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले अनुच्छेद 1 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद पहले में क्या किया गया है कि भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी कहने का मतलब कि ये भारत है, जैसे भारत में बहुत ढेर सारे राज्य हैं। भारत क्या है? बहुत ढेर सारे राज्य हैं। तो इन्हीं सब राज्यों को मिला करके क्या बनाया गया है? एक पूरा का पूरा क्या बनाया गया है? भारत बनाया गया है। तो यानी राज्यों का क्या यहाँ पर? संघ है। यानी बहुत ढेर सारे राज्यों का क्या है यहाँ पर? जुड़ाव। यानी बहुत ढेर सारे राज्यों से मिलकर क्या बनाए? एक भारत बनाए। तो अनुच्छेद पहले में सिर्फ यही बताया गया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार में आपको अनुच्छेद 14 यानी 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार होता है। उसमें से मैंने आर्टिकल अनुच्छेद 14 को उठाया है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि अनुच्छेद के बारे में तो पूरा याद करना ज़्यादा जरूरी रहता है। ऐसे अनुच्छेद देखा जाए तो हर व्यक्ति को लेकर 1 से लेकर के 61 तक लगभग 61 तक एकदम जुबान पर याद रहना चाहिए कोई भी। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को कलेक्ट किया है। तो यानी अनुच्छेद नंबर 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि क्या होता है? कानून। यानी कोई भी व्यक्ति कानून के सामने एक नजर यानी एक समान दिखेगा। ये नहीं कि उनके लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग कानून है। आरक्षण की बात अलग है, लेकिन जो विधि के समक्ष जो कानून है भारत की व्यवस्था में, वह सबके लिए समान रूप से लागू होगी। यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म, धर्म, जाति, लिंग और एक जन्म के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर धर्म यानी वो अलग धर्म के, ये अलग धर्म के, यानी सरकार के नज़रों में सभी लोग क्या होंगे? एक समान दिखाई देंगे। उसमें आपस में क्या होगा? भेदभाव नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार के अंतर्गत है अनुच्छेद 15। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर समानता का अधिकार। तो यहाँ पर भी आपको धर्म, इन सबसे समानता का अधिकार दिखाया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 15 में 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग में बताया गया है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत। अब बोलेंगे अस्पृश्यता क्या होता है? बड़ा अजीब सा लग रहा है नाम ना, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, यानी छुआछूत नहीं होगा। मौलिक अधिकार में बताया गया है कि छुआछूत नहीं होगा, यानी एक समान सभी लोग रहेंगे। यानी कि वो उस कास्ट का, एक की ऊंची कास्ट का, ये छोटी कास्ट का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। मौलिक अधिकार आपको मिला है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की छुआछूत नहीं होगी, यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। हाँ, और इसके बीच में अनुच्छेद 16 था तो लोक नियोजन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा बता दिए हैं। अब अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, पहले अनुच्छेद 21A के पहले हम लोग जानते जाते हैं कि अनुच्छेद नंबर 21 क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है अनुच्छेद 21 क्या होता है। तो
तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की दैहिक मतलब शरीर होता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी यहाँ पर प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि महाभियोग लगता है तो और आर्टिकल भंग हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 वाला कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में बताया गया है, जो कि जीने का अधिकार है। कई बार पेपर में पूछा जाता है घुमा करके किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, या भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, तो उसी के अंतर्गत जीवन जीने का भी अधिकार है। अब रही बात 21A, 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार है। अच्छा, एक शब्द शिक्षा आएगा, जब भी कभी भी शिक्षा है ना, जब भी कभी भी शिक्षा है ना, तो वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार। चाहे कई जगह भी शिक्षा का अधिकार मिलता है हमेशा, लेकिन एक ही चीज याद रखेंगे, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन सन 2002। तो यहाँ पर क्या 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 कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में कि शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह 6 से लेकर के 14 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, और यह निःशुल्क शिक्षा है, नहीं कि फीस वसूला जाए। अब फीस वाली अलग बात है कि प्राइवेट कॉलेज में वसूला जा रहा है, तो वहाँ पर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकार में बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। आपको पहले ही पता चल गया होगा कि 21A है, जितना भी A B C आएंगे बाद में आएंगे, तो वो क्या होता है कि उसी अनुच्छेद में जोड़ दिए जाते हैं। यह पहले से अनुच्छेद नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है, इस कारण से ABC बढ़ा दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 में है, यानी 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। आगे की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32 क्या है? ध्यान समझिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32, 31 नहीं ना, 32। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को बोला था। किस बोले थे? प्रस्तावना को बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ चलेंगे तो किसे बताए थे वे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। आगे की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति से जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ पर मैंने नोट किया है, इसे हम लोग देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद नंबर 52 में चलेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का यहाँ पर पद की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो कि इनके पद के बारे में बताया गया है, जो कि भारत का यह क्या होता है? प्रथम नागरिक भी होता है। यानी भारत का प्रथम नागरिक बोला जाए तो क्या होता है? कौन है? यानी राष्ट्रपति जी, जो कि अनुच्छेद नंबर 52 के अंतर्गत इनके पद के बारे में बताया गया है। आगे की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 के आगे 53 है। तो यहाँ पर 53 में क्या बताया गया है कि कार्य एवं शक्ति, यानी राष्ट्रपति जी महोदय जी बन गए तो इनके कार्य क्या होंगे और इनके पास कौन कौन सी पावर, कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो अनुच्छेद नंबर 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी के कार्य एवं शक्ति के बारे में भी बताया गया है। और अब इनकी निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन यानी इनका निर्वाचन कैसे होगा, चुनाव कैसे होता है। तो निर्वाचन यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कैसे करना है। अब इसका डिटेल बहुत अलग है, डिटेल राष्ट्रपति जी के पढ़ेंगे तो 2-3 क्लास में जाकर के राष्ट्रपति जी का डिटेल खत्म होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल उठाया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ही बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की बात कही गई है। आगे की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर हमारे पास में अब कौन सा आ जाता है, 61। अनुच्छेद नंबर कौन सा आ जाता है, 61। अनुच्छेद 61 क्या है, अनुच्छेद 61, अब राष्ट्रपति जी बन गए हैं तो इनको निकालना भी, उतारना भी है ना। तो अनुच्छेद 61 क्या है, महाभियोग है, महाभियोग है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या है, महाभियोग, यानी राष्ट्रपति जी को कैसे हटाना है, राष्ट्रपति जी को किस प्रकार से, यदि वे कार्य में अपने सशक्त यानी कार्य वे अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो इनको किस प्रकार से अनुच्छेद 61 के अंतर्गत से राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जाए राष्ट्रपति जी को, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। और इसके डिटेल में भी पूरा डिटेल होता है कि कैसे कैसे राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है, संसद में कहाँ पेश होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर हटा दिया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग प्रक्रिया लगा करके। आगे की बात की जाए तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 में क्या है कि राष्ट्रपति जी के पास एक शक्ति, बहुत बेहतरीन शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, यानी क्षमादान बोला जाए तो किसी व्यक्ति को क्षमा कर देना, पता चल रहा होगा नाम से, क्षमा कर देना, क्षमादान की शक्ति। अच्छा, क्षमा यानी कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल चुका हो, मृत्यु दंड मिल चुका हो, यदि वह मृत्यु दंड मिल चुका तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, मृत्यु मिलेगी ही। लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी चाहेंगे तो उन्हें क्या कर सकते हैं, अपने अनुच्छेद नंबर 72 का प्रयोग करते हुए उसे जो होता है मृत्यु दंड से बचा सकते हैं, यानी उसे क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को ये शक्ति मिली हुई है। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति और किसी भी नागरिक को नहीं मिली। हालांकि राज्यपाल जी को कुछ मिला हुआ, कुछ हद तक मिला हुआ है, लेकिन जितना राष्ट्रपति जी को मिला है उतना नहीं मिला है। आगे की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 85 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 85 में लोकसभा का विघटन की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 85 में क्या कहा गया है, लोकसभा का विघटन, यानी लोकसभा का विघटन मतलब उसे तोड़ देना, यानी हटा देना, लोकसभा को खंडित कर देना। अब लोकसभा कोई चीज है नहीं कि उसे खंडित कर दिया जाए। लोकसभा का विघटन यानी लोकसभा का विघटन अनुच्छेद नंबर 85 के अंतर्गत किया जा सकता है। कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। लेकिन यह कई कारणों से लोकसभा का विघटन करना पड़ सकता है, या तो प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट कहें राष्ट्रपति जी से कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, इस कारण देंगे, तो वहां पर राष्ट्रपति महोदय जी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा का विघटन कर देंगे। या तो अन्य कई परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, और प्रस्ताव पारित होने के पश्चात अनुच्छेद नंबर 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। आगे की बात की जाए तो 123 नंबर, और इसके बहुत ढेर सारे कारण हैं। अनुच्छेद नंबर 123 क्या कहता है, अध्यादेश। अब देखिए अध्यादेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश, अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत अध्यादेश में होता क्या है, अध्यादेश उस समय स्वयं राष्ट्रपति महोदय जी लाते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा का बैठक न होती हो, और उस समय राष्ट्रपति महोदय जी को ऐसा लगता है कि यह बिल पास करना चाहिए, यह कानून बनाना चाहिए, नहीं तो भारत में अन्य स्थितियां बहुत विकराल रूप धारण कर लेंगे। उस कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय जी अध्यादेश लेकर जाते हैं और इसे वहां पर पास करते हैं, और इनकी साइन होती है। और यह अध्यादेश जो कानून बनता है मात्र 6 महीने के लिए वैलिड होती है। यदि 6 महीने के अंतर्गत यह लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है, इसे रद्द कर दिया जाता है। यदि पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से तो इसे कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो अध्यादेश को 6 महीने तक जो भी कानून बना रहेगा वैलिड रहेगी, उसके बाद उसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना होगा और वहां से पास कराना पड़ता है। यह जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक न होती हो और राष्ट्रपति महोदय जी को लगे कि हाँ इसे कानून बनना चाहिए, उस समय अध्यादेश लाते हैं और कानून बना करके
तैयार हो जाते हैं। आगे की बात की जाए तो 143 है। 143 अनुच्छेद क्या कहता है? 143 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, यानी अनुच्छेद नंबर 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और मांगेंगे उनसे सलाह कि भाई हमें सलाह दे दीजिए कि हम क्या करें क्या ना करें, या मुझे कार्य ऐसा ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो क्या सलाह लेंगे? सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दिए, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दिए, तो क्या है मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय जी बाध्य होंगे? राष्ट्रपति जी महोदय जी बाध्य होंगे? कभी भी बाध्य नहीं होंगे। उनका मन करेगा राष्ट्रपति महोदय जी का कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसा ऐसा, मान जाए, मन करेगा मान जाएंगे, नहीं मन करेगा साफ इनकार कर देंगे, यानी मानेंगे भी नहीं। करने का मतलब उनकी इच्छा पर डिपेंड है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात मान जाए या तो ना माने, उनकी सलाह को मान जाए या तो ना माने। अनुच्छेद नंबर किसमें है? 143 में बात कही गई। आगे की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति में हमारे पास अनुच्छेद नंबर 63 में इनके पद के बारे में बताया गया है। यानी भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत में क्या होंगे? एक उपराष्ट्रपति होंगे। और उनके पद के बारे में कहाँ बताया गया? अनुच्छेद नंबर 63 में। अनुच्छेद नंबर 63 में इनका कार्य मुख्य क्या होता है कि जब ये उपराष्ट्रपति महोदय जी राष्ट्रपति महोदय जी न रहे, यानी वो न रहे, या तो किसी विषम परिस्थिति में न रहे, या तो उनको हो सकती है कि निधन हो जाए, या तो कहीं विदेश गए हैं और इनका जब कार्यभार खाली रहता है तो बहुत दिनों के लिए, तो उपराष्ट्रपति महोदय जी इनके स्थान पर ही बैठ सकते हैं जब इनकी निधन हो जाए तो। यह मुख्यतः होता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी महोदय जी का ज्यादा कार्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति महोदय जी का ज्यादा कार्य नहीं होता। जब ये न रहे तब ये उपराष्ट्रपति महोदय जी क्या होंगे? इनके स्थान पर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब ये हैं, हालांकि हमेशा ही रहते, कभी कभी बाई चांस हो जाता है कि एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे कि पहले कई उपराष्ट्रपति एक्सपायर हो चुके हैं अपने कार्यकाल में रहते हुए, उस स्थिति में तुरंत इनको उठा करके यहाँ पर रख दिया जाता है। लेकिन यदि हाँ तब इनका कार्य क्या होगा? एक पद तो खाली रहेगा, ऐसे ही फालतू का वेतन दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए एक कार्य दे दिया गया है कि ये राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे। यानी राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे। तो राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे। और इनको वेतन राज्यसभा के जो सभापति होते उसी के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि इनके पद जो है उपराष्ट्रपति बने हम, इसका हमें वेतन दिया जाए, नहीं। ये जो होते हैं अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसी का इनको वेतन दिया जाता है कि भाई आप इतना कार्य कर रहे हैं, इसी का इनको वेतन दे दिया जाता है। आगे की बात की जाए प्रधानमंत्री महोदय जी, प्रधानमंत्री पीएम। अब पीएम प्रधानमंत्री महोदय जी की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 74 में है, क्या है? मंत्री परिषद का गठन की बात की गया है। मंत्री परिषद, यानी अनुच्छेद नंबर 74 में क्या है? मंत्री परिषद। अनुच्छेद नंबर 74 में मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद के हेड कौन होंगे? पीएम। यानी अनुच्छेद नंबर 75 में क्या है? पीएम की बात की गई, यानी प्रधानमंत्री। यानी अनुच्छेद नंबर 74 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 74 में मंत्री परिषद और अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि भारत में एक क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद नंबर 76 की बात की जाए, अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी। अब महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी क्या होते हैं? महान्यायवादी ये जो पीएम होते हैं, यानी मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री के समझिए वकील होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? वकील होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को सलाह देते रहते हैं। यानी भाई प्रधानमंत्री के एक छोटा पद नहीं, बहुत बड़ा पद है, तो उनको बहुत ज्यादा दिमाग प्रेशर पड़ता है, यानी कहने मतलब बहुत ज्यादा इनको कार्य रहता है। इनको महान्यायवादी जी जो रहते हैं, इनको हमेशा क्या करते रहते हैं? सलाह देते रहते हैं। इसमें वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें जरूर बताइएगा, दोस्त लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर महान्यायवादी जी का कार्य क्या है कि पीएम को सलाह देना, यानी पीएम जी का क्या है? एक वकील है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा घुमा करके, भारत में सबसे बड़ा वकील कौन है? तो महान्यायवादी जी हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर
76 के अंतर्गत है, अनुच्छेद नंबर 76 के, यानी 74 में मंत्रिपरिषद, 75 में पीएम, 76 में महान्यायाधीश की बात की गई है। आगे की बात की जाए तो 79 के अंतर्गत से अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81, 79 में संसद की बात की गई है। भारत में क्या होगा? संसद होगा। संसद मतलब एक मकान ही समझिएगा, संसद मतलब क्या है? मकान के बारे में बताया जा रहा है। तो संसद में क्या होंगे? संसद 79 के अंतर्गत संसद होगा। और संसद में 3 लोग होंगे, 3 अंग बताए गए हैं। संसद के कितने अंग बताए गए हैं? 3। एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होते हैं राज्यसभा और एक होते हैं क्या? लोकसभा। एक क्या होते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी, ये तो अलग है बात। अब होते हैं एक लोकसभा और एक क्या होते हैं? राज्यसभा। यानी कहने का मतलब एक घर है, घर में 2 डिपार्ट बांटा गया है, 3 डिपार्ट है, तो एक तो राष्ट्रपति भाई अलग हो गए, लेकिन सभा में देखिएगा एक राज्यसभा और एक क्या होगा? लोकसभा। यानी यहाँ पर लोग क्या करेंगे? बैठक करेंगे, यानी बैठेंगे, और जो भी कानून रहेगा यहाँ पर कानून को क्या करेंगे? बनाएंगे और पास करेंगे। इस समय बहुत जोरों शोर से कानून पास हुआ है और उसका अच्छा खासा प्रदर्शन भी हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है उसका, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुच्छेद नंबर 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद नंबर 80 की बात की जाए तो राज्यसभा की बात की गई है। किसकी? राज्यसभा। किसकी बात की गई है? राज्यसभा। और अनुच्छेद नंबर 81 में क्या है? लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। अनुच्छेद नंबर 81 में क्या है? लोकसभा है। अब राज्यसभा के बारे में बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है और लोकसभा के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है जितना कि पेपर में न आए, उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना कि पेपर में आता है। तो लोकसभा 80 के अंतर्गत और राज्यसभा 80 के अंतर्गत, लोकसभा 81 के अंतर्गत, यानी संसद 79 है और राज्यसभा 80 है और लोकसभा 81 है। आगे की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 100 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 100 में क्या है कि निर्णायक मत, यानी निर्णायक मत। अब कौन निर्णायक मत देगा? तो लोकसभा स्पीकर महोदय जी, लोकसभा को एस से भी देख और राज्यसभा को आर एस से भी नोट किया जाता है। लोकसभा के जो स्पीकर यानी अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा, ये राज्यसभा की नहीं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा के यहाँ पर हैं सभापति, और यहाँ के लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के अध्यक्ष जी, अध्यादेश निर्णायक मत देते हैं। अब ये क्या होता है भाई साहब? लोकसभा अध्यक्ष जी निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत। अब इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा तो समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे कि हमारा संसद है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें 2 सदन है, एक होता है राज्यसभा और एक क्या होता है? एक होता है राज्यसभा और एक होता है क्या? लोकसभा। लोकसभा में यही अध्यक्ष जी बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक तरफ पक्ष है, एक तरफ क्या है? विपक्ष है। एक तरफ क्या है? पक्ष है, एक तरफ क्या है? विपक्ष है। अब यहाँ पर क्या होता है कि निर्णायक मत में क्या होता है कि जब ये दोनों कोई बिल आया हो, जो कोई कानून बन रहा हो, तो कानून बनते समय क्या होता है कि जब इनका और इन दोनों लोगों का मत क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी जो कानून बनेगा तो दोनों लोगों का मत चाहिए, तो जब कानून बनते समय दोनों लोग का मत क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी 100 वोट इधर से पड़े तो 100 वोट इधर से पड़ गया, 400 वोट इधर से पड़े तो 400 वोट इधर पड़ गया। तो होता है क्या उस कंडीशन में कि लोकसभा अध्यक्ष जी अपना निर्णायक मत डाल करके जिधर यदि वह पक्ष की ओर जाएंगे तो पक्ष की ओर बिल पास हो जाएगा, यदि विपक्ष की ओर जाएंगे तो विपक्ष की बातें सुनी जाएंगी। यानी कहने का मतलब कि जिधर लोकसभा अध्यक्ष जी जाएंगे उधर पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी पड़ जाएगा, उधर की क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी, या तो बिल पास होगा या तो क्या होगी? उसकी हार होगी। तो आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। अनुच्छेद नंबर 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार बताया गया। अनुच्छेद नंबर 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार बताया गया है। यानी संसद को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद नंबर 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। और अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन, ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त
संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन होता है, बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन ध्यान पूर्वक समझिएगा, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? कहाँ गए हमारे सभा लोकसभा स्पीकर जी, यानी लोकसभा अध्यक्ष जी महोदय जी करते हैं। यानी अध्यक्षता की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं, और बुलाते कौन है? बुलाते राष्ट्रपति महोदय जी हैं। आखिर संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन आता है? तो यहाँ पर लोकसभा और क्या आते हैं? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग क्या आते हैं? एक स्थान पर बैठते हैं, और वहाँ पर जो भी पास बिल रहती, अटकी हुई बिल रहती, वहाँ पर पास किया जाता है। तो बुलाते राष्ट्रपति महोदय जी, अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर जी करते हैं, और जाते कौन है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 110। अनुच्छेद नंबर 110 की बात की जाए तो धन विधेयक है। धन विधेयक यानी अनुच्छेद नंबर 110 के अंतर्गत क्या है? धन विधेयक है। धन विधेयक में होता क्या है? पहली बात तो धन विधेयक में होता है क्या कि यह लोकसभा में केवल पास होगा, अरे सॉरी, लोकसभा में पहले आएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा, और उसके पास कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाता है धन विधेयक। लेकिन यह धन विधेयक 14 दिनों के अंतर्गत अंदर ही अंदर राज्यसभा में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। यदि पास नहीं होता है 14 दिन के अंदर में, तो यह स्वतः ही पारित माना जाता है। यानी 14 दिन के अंदर ही उसे पास करके भेज देना होता है, या तो भेजेंगे नहीं तो स्वतः ही पारित वहां से हो जाता है राज्यसभा से। आगे की बात की जाए तो हमारे पास अनुच्छेद नंबर 112 है। अनुच्छेद नंबर 112 में क्या है कि बजट की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 112 में क्या है कि बजट यानी वार्षिक लेखा जोखा है, यानी आपने कितना रुपया धन पैसा खर्च किया उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग आगे की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 116। अनुच्छेद नंबर 116 में क्या है कि धन लेखा अनुदान है। क्या है? लेखा अनुदान है। अनुच्छेद नंबर 116 में क्या है? लेखा अनुदान है। अनुच्छेद नंबर 116 में क्या है? लेखा अनुदान है। और अनुच्छेद नंबर 117 में वित्त विधेयक है। अनुच्छेद नंबर 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद नंबर 117 में वित्त विधेयक है। वित्त आयोग अच्छे से याद रखिएगा, वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280 में, अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग है। कई बार लोग सस्पेंस हो जाते हैं कि वित्त विधेयक है कि वित्त आयोग है। वित्त आयोग 280 में, जबकि वित्त विधेयक 117 में। दोस्त बस इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है हमें मालूम है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरे अनुच्छेद जितना बचा हुआ है अनुच्छेद उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। फिर हम उस नेक्स्ट पार्ट में पूरा जितना बचा हुआ है उसे बता करके खत्म कर देंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप लोग इतना देखने के लिए, और बस बाय बाय, हैव अ नाइस डे।